जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस करा रहा हूँ। सार संग्रह जो बुक है आपका, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी आपकी कौन सी क्लासेस चल रही है? मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो जो बच्चे क्लासेस को अगर आज की क्लास में आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सीरियल वाइज क्लासेस को देखिए, जिससे आपको क्लास में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले धन निकासन के सिद्धांत, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने दिया था या प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत दिया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो क्वेश्चन देखिए, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी आपके दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी से आपके दो क्वेश्चन बन गए, पहला ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और दूसरा पहले भारतीय जो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तीन क्वेश्चन बन गए आपके दादा भाई नौरोजी से। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है ये बहुत ही खराब है, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के ये विचार थे कि भारत में जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है ये कैसी है? बहुत ही घिनौनी है। क्लियर? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया टुडे के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजनी पानम दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1907 टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टिस्को पता है टाटा का है, तो जे एन टाटा जी। तो जे एन टाटा जी के द्वारा 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वर्ष 1854 की। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग विविंग कंपनी की शुरुआत की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा? तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग कंपनी की सूती वस्त्रों की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो काउसजी डाबर। याद रखिएगा, 1854 सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री है वह काउसजी डाबर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का पहला प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में सेरामपुर। ठीक है, सेरामपुर। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th में जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्ष 1855 भारत का पहला जूट मिल सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। बात करें भारत का जो पहला चाय बागान है, तो भारत का जो पहला चाय बागान है वह वर्ष 1833 में स्थापित किया गया था। 1833 भारत का पहला चाय बागान। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिकर, के एम पणिकर ने 1765 और 1765 से 72 ईस्वी के काल को
डाकू राज कहा है? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डाकू राज किस काल को कहा गया है, 1765 से लेकर 1762 तक, के एम पनिकर जी ने। क्लियर? अब कुछ प्रमुख कृषि के जो पद्धतियां हैं उनको, उनकी प्रथा और उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है तीन कठिया प्रथा। क्या है ये तीन कठिया प्रथा? तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो बिहार के किसान हैं, उन्होंने अपने बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20, अब देखिए 3 कठिया है तो एक कट्ठा में 20 भाग होता है, तो उसमें से 3 भाग में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। 3 कठिया, एक कट्ठा में आपका 20 भाग होता है। अब इस 20 भाग में बोल रहा है कि आपको 20 भाग में 3 भाग में आपको किस चीज़ की खेती करनी है? नील की खेती। तो ये हो गया आपका 3 कठिया प्रथा। क्लियर? कहाँ पे? चंपारण बिहार में। आगे अगर हम बात करें तो ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। तो ददनी प्रथा में क्या था कि जो ब्रिटिश व्यापारी हैं या भारत के जो उत्पाद करते थे, उत्पादक, कारीगर, शिल्पकार, इनको निर्मित माल प्राप्त करने के लिए, इनसे निर्मित माल प्राप्त करने के लिए इनको पेशगी के रूप में क्या देते थे? धन देते थे। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व की व्यवस्था है उसके बारे में अगर समझा जाए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था में आपका सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी बंदोबस्त कहते थे, फिर आपका रैयतवादी और महालवादी। तो तीन तरह के थे आपके टोटल। तो ब्रिटिश काल में के समय में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो आपकी कैसी थी? 3 तरीके की थी। पहला जमींदारी, दूसरा रैयतवादी, तीसरा महालवादी। ठीक है? अब समझे तो जमींदारी बंदोबस्त या स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। 1793 कॉर्नवालिस ने ही जमींदारी या फिर स्थाई बंदोबस्त। टॉमस मुनरो 1820 रैयतवादी व्यवस्था। हॉलेट मैकेंजी 1822 महालवादी व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो आपकी 3 तरह की थी। स्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस 1793, रैयतवादी 1820 टॉमस मुनरो, और महालवादी आपका हॉलेट मैकेंजी 1822। अब आगे इसको समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये व्यवस्थाएं थी। तो रैयतवादी व्यवस्था जो थी वो आपकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में थी। ठीक है? समस्त ब्रिटिश भारत का 19% आपका स्थायी बंदोबस्त था। ठीक? रैयतवादी की बात करें तो बम्बई, मद्रास, असम, समस्त ब्रिटिश भारत का 51% ये भी था। और महालवादी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत और पंजाब, समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। यहाँ पर भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को किया बोला गया था। यहाँ पे भूमि का जो मालिक था वो किसान था, और यहाँ पर भूमि पर गांव का अधिकार होता था महालवादी में। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदार यहाँ पे कौन होता था? जमींदार, आपके स्थायी बंदोबस्त में। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको होती थी? किसानों की। तो यहाँ पे जमींदार होता था, यहाँ पे किसान। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं की होती थी। तो गांव के मुखिया यहाँ पे, तो ये हो गया महालवादी, ये आपका रैयतवादी, और ये आपका हो गया जमींदारवादी। ठीक है? कर का दर यहाँ पे दिया हुआ है 33% से 55। कर का दर यहाँ दिया गया है आपका 60%। ठीक है? तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव भी कुछ पड़ेगा। तो इसके प्रभाव ये पड़े, अगर हम प्रभाव की बात करें तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव अथवा अवनति,
पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय और कृषि का वाणिज्यकरण। तो ये कुछ प्रभाव थे जो इन सब चीज़ों को देखने से मिलते हैं। पहला, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव तथा अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय और कृषि का वाणिज्यकरण। क्लियर? तो आपको ये समझ आया कि ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था 3 तरह की थी। कॉर्नवालिस, मुनरो और मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। क्षेत्र आपका बताया, कर कितना था वो बताया, भूमि का मालिक एक में जमींदार, दूसरे में किसान, तीसरे में गांव का मुखिया होता था। ठीक, और इसके प्रभाव हमने पढ़ लिए। आगे बात करें, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो रैयतवादी, याद रखिएगा, जो रैयतवादी व्यवस्था थी वह सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से, भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है आपका स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत। क्लियर? और रैयतवादी सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। बात करें तो भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। क्यों? डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने पहला रेल चलाया गया था। सन 1853 महाराष्ट्र बम्बई से थाने पहला रेल चलाया गया था। जनक इसे डलहौजी। तो यहाँ से डलहौजी रेलवे का जनक, कहाँ? महाराष्ट्र, वर्ष 1853, बम्बई से थाने। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। चीज़ें इसीलिए छोटे छोटे करके पढ़ाया जा रहा है कि आपको लोड ना पड़े, बर्डन ना आए आपके सामने। बात करें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, जिसे हम फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया गया था। तो भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम इजारेदारी प्रथा कहते हैं, वह किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्लियर? तो आज की क्लास में आपको ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव था, ये पूरी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि 98% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको मैं पूरी लगन से ऐसे ही पढ़ाते रहूं। दूसरा, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके अपने थॉट्स को रख सकते हैं। मैं दूसरों की तरह कमेंट ऑफ नहीं करता। आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगे या ख़राब लगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।